अस्सलामुअलैकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। आज के इस लेक्चर में हम एमडी कैट फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड मोशन के टॉपिक वेलोसिटी एंड ग्राफ, लॉज ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंप्लीटली डिटेल में पढ़ होंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आपको एक वीटी ग्राफ गिवन है और वहां पर जो उसकी स्लोप है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो बताएं ये ग्राफ हमें एक्सीलरेशन के बारे में क्या बता रहा है। अगर हम बात करें लॉज ऑफ मोशन की, तो इस केस में वो कौन सा लॉ है जो हमें लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, और वो कौन सा लॉ है जिसके बाद अपनी इक्वेशन होती हैं ताकि वो फोर्स को मेयर कर सके, और वो कौन सा लॉ है जो फोर्स की बताता है प्रॉपर्टीज को, जो कहता है कि फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट करती है पेयर में। अगर बात करें हम फ्रीली फॉल मोशन की, फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं एक टाइल्स बिल्डिंग की छत पर, वहां से आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो इस केस में अगर आपके पास बॉल की डाउनवर्ड मूवमेंट का टाइम मौजूद है, आप बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे। अगर बिल्डिंग की हाइट मौजूद है तो आप बॉल की डाउनवर्ड मूवमेंट का टाइम कैसे निकालेंगे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके, मेथड को फॉलो करके कवर कर रहे होंगे, और साथ साथ ना हम पास्ट पेपर के एमसीक्यू टॉपिक वाइज वो भी कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक कौन सा आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम बेसिकली दो बातें पढ़ेंगे। नंबर 1 इसकी स्लोप, नंबर 2 एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब जो होती है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसकी स्लोप होती है हमारे पास एक्सीलरेशन की इक्वल होती है। वो कैसे, नीचे हमारे पास एक वीटी ग्राफ गिवन है, इसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या स्लोप का, स्लोप इज इक्वल टू जो क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन एक्स एक्सिस। अब वाई पे कौन है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्स पे कौन है, चेंज इन टाइम। तो फिजिक्स की दुनिया में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन की इक्वल होती है, हाँ ना। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, हाँ ना, एक्सीलरेशन। तो वीटी ग्राफ की स्लोप क्या बनेगी, ये बनेगी एक्सीलरेशन, और यही स्लोप हमारे पास tan थीटा की इक्वल होती है। बेसिकली चाहे वो वीटी ग्राफ कर दे या dt डिस्प्लेसमेंट एंगल कर दे, दोनों की स्लोप हमारे पास होती है tan थीटा की होती है। हमें ऐसा इस्तेमाल क्या करना होता है, आपको एमसीक्यू ज़ाहिर होते हैं, उसमें ग्राफ दिया होता है, ग्राफ पे दो स्लोप होती हैं, स्लोप ए स्लोप बी। एक एंगल होगा 30, बी का होगा 45 60। अब वो कह देगा इन दोनों की फाइंड कर रेशियो। हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट थीटा, इससे फाइंड करते हैं। हम इस लेक्चर में एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखें कि स्लोप हमारे पास टेंजेंट थीटा इससे इक्वल होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये किसके इक्वल होता है, इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, कि जो वैल्यू होगी हमारे पास y एक्सिस पर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू हमारे पास कहाँ है, x एक्सिस पर है। y पे कौन है, वेलोसिटी, x पे कौन है, टाइम। तो फिजिक्स की दुनिया में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल है, हाँ ना, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपने एक और बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, वो क्या, अगर आपको एमसीक्यूज में डिस्प्लेसमेंट भी है डिस्टेंस भी है, तो ये सिंगल बेस्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट का है ही नहीं है, तो इस केस में जो आप लगा सकते हैं करेक्ट ऑप्शन वो डिस्टेंस भी हो सकता है। क्यों बोला, क्योंकि हम बात करते हैं ना ग्राफ की, जो ग्राफ की स्लोप होती है हम उसे लेते होते हैं आमतौर पर एक लीनियर मोशन, और जब होती है लीनियर मोशन, इस केस में हमारे पास डिस्टेंस किसी को होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो डिस्टेंस भी हो सकता है। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीटी ग्राफ। 7 ग्राफ होंगे, अलग अलग स्लोप होगी। अब बच्चों के तंग कर रहे होते हैं कि कौन सा ग्राफ पॉजिटिव है स्लोप और कौन सा ग्राफ स्लोप नेगेटिव है, कौन इंक्रीज करी कौन डिक्रीज करी, कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल है। लेकिन इसके लिए हम ना यूज करते हैं अपना एक मेथड, वो क्या है, A2 मेथड। ये हमारा अपना मेथड है, इसको पर किस दिन ना फिर से बैठकर फुर्सत में बात करेंगे इसका मतलब क्या है। वैसे जो अक्लमंद है इसके नाम से जानेंगे इसका मतलब क्या है। इसका काम क्या होता है, फिजिक्स के मुश्किल 3 कॉन्सेप्ट को कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके सिंपल इसी अजान और मदद में ना कि आपकी वो फिंगर टिप पे आ जाए। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर आपने बात करनी वीटी ग्राफ की, तो आपने इसके बारे में 6 टिप याद रखनी है ताकि ये ग्राफ आपके फिंगर टिप पे आ जाए। नंबर पे क्या होगा, जब भी ग्राफ की स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है, इस केस में वो स्लोप क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और जब भी ग्राफ की स्लोप हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व लाइन है, इस केस में स्लोप क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, इन्हें चेंज करेगी। और जब भी स्लोप का एंगल 90 से कम होगा स्लोप पॉजिटिव होगी, स्लोप का एंगल 90 से अबव होगा स्लोप नेगेटिव होगी। और जब भी स्लोप जाएगी टूवर्ड हमारे पास y एक्सिस स्लोप करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब भी स्लोप जाएगी टूवर्ड x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, इस केस में स्लोप ने डिक्रीज करना है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास ग्राफ। ये आपके 7 वीटी ग्राफ है, हम इन्हें पढ़ते हैं। अब पता है इस ग्राफ की
जो टेबल है इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर हम ना ग्राफ को देखकर निकालेंगे वैल्यू वेलोसिटी की, और फिर हम ग्राफ से और वेलोसिटी से निकालेंगे वैल्यू एक्सीलरेशन की, जो कि इक्वल होगी स्लोप के। वो क्यों बोला? क्योंकि वीटी ग्राफ की स्लोप होती ही एक्सीलरेशन है, दोनों की वैल्यू सेम है। मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए अलग अलग बॉक्सेस बना दिए हैं, नहीं तो अगर वैसे आप इन लेक्चर के साथ नोट्स बना रहे हैं ना, मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक बॉक्स बना लें, आप लिख लें स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, क्योंकि मैंने आपको समझाना था, आपके समझ में आसानी रहे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगाकर एक्स्ट्रा मैन इन्वेस्ट करके यहाँ पर इसके अलग बॉक्स बना दिए हैं ताकि आपको समझ आसानी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो ये नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर एज अ गिफ्ट मिल ही जाएंगे, अगर आप चाहें तो वहाँ से यूज कर सकते हैं लेक्चर के साथ साथ। क्लियर है? जब हम देखें ग्राफ नंबर 1 को, तो ये इसकी स्लोप है। अब यहाँ पर ग्राफ नंबर 1 है, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक्सीलरेशन वो क्या है? 0। वो क्यों? क्योंकि v हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं कर रहा। जब v ने चेंज ही नहीं करना तो a क्या है? 0 नहीं है। डिफाइन क्या v के? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। जब हमारे पास चेंज ही नहीं की वेलोसिटी, a क्या होगा? 0। अगर ऐसे है तो स्लोप भी 0 होगी, क्योंकि a और स्लोप दोनों सेम चीज़ है। अब आप मुझे बताएं स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, इसके जो लॉजिक है इसके पीछे। जब स्लोप 0 है, स्लोप हम कहते हैं किससे हैं? स्लोप होती है डेल1, तिरछापन। तो अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब डेल1 पे नहीं है। जैसे अगर अभी ग्राफ में देखें, ये जो लाइन है ये स्लोप है। अब इस स्लोप पे एक बॉक्स को रखेंगे, क्या ये यहाँ वहाँ मूव करेगा? नहीं ना, क्योंकि स्लोप में डेल1 ही नहीं है, स्लोप भी 0 है। अगर हम देखें नीचे के केस में तो उसके स्लोप मौजूद है, अगर यहाँ बॉक्स रखेंगे तो बॉक्स नीचे को आएगा। इसका मतलब ये है कि जब स्लोप 0 होगी मतलब उसका डेल1 0 है, वहाँ अगर अपने कोई चीज़ रखेंगे भी ना वो मूव नहीं करेगी। क्लियर है? अब हम देखेंगे ग्राफ नंबर 2 को, ये इसकी स्लोप जा रही है। अब ग्राफ नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू क्या है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास स्लोप जा रही है, अपवर्ड जा रही है। तो इसका मतलब क्या बना कि जब भी ग्राफ में वो वैल्यू जो होती है वाई एक्सिस पर, अगर स्लोप आ जाएगी अपवर्ड, वो वैल्यू इंक्रीज करेगी जो वाई एक्सिस पर है। अगर स्लोप जाएगी डाउनवर्ड तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, जो वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। यहाँ पे वीटी ग्राफ में कौन है? वाई एक्सिस पर, वो है हमारे पास वेलोसिटी है। स्लोप गई अपवर्ड, वेलोसिटी करेगी इंक्रीज। क्लियर है? और इस केस में हमारे पास एक्सीलरेशन वो क्या होगा? वो भी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। वो क्यों? क्योंकि इस केस में स्लोप का एंगल 90 से कम है। कैसे फाइंड करना एंगल? मैंने आपको बताया था, आपने फाइंड करना एंगल, आपने बेस पर एक लगा देनी स्ट्रेट लाइन जो कि शो करेगी 90 एंगल को। आप वहां से देख लेंगे स्लोप का एंगल 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या एंगल? ये देखो ना, 90 से एंगल इसका कम है, तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, और एक्सीलरेशन वही पॉजिटिव होगा। अब इसको ना एक और तरीके देख सकते हैं, वो क्या? अब पहले देखें वेलोसिटी क्या है? हमारे पास यूनिफॉर्म में इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रहेगा ना वो यही रहेगा कि आप देख लें एंगल इसका 90 से कम है, ये 90 से अबव है। क्लियर है? अगर हम देखें यहाँ पर स्लोप ग्राफ नंबर 3 को देखें, ये इसकी स्लोप आ गई। इस केस में हमारे पास वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म होगी क्योंकि स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड जा रही है। राइट है ना? अब बात करें इसके एक्सीलरेशन की, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि इसका एंगल इस केस में 90 से क्या है? ये देखो ना, 90 से अबव एंगल है इस केस में। राइट है? ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यही सेम वैल्यू किसकी होगी? स्लोप की होगी। वो वैल्यू किसकी होगी? एक्सीलरेशन की होगी। दोनों क्या है? सेम चीज़ है। राइट है? अब आता है ग्राफ नंबर 4, ये रहा ग्राफ नंबर 4। इस केस में हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, चेंज करेगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि स्लोप एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व लाइन है। राइट है? लेकिन इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज करना है। वो क्यों? क्योंकि स्लोप जा रही है, अपवर्ड जा रही है, करेगी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो वैल्यू होती है वाई एक्सिस पर वो स्लोप के जाने से अपवर्ड इंक्रीज करती है, स्लोप के डाउनवर्ड वो डिक्रीज करती है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम एक्सीलरेशन की, तो वो क्या होगा? ग्राफ नंबर 4 का, तो वो भी चेंज करेगा। स्लोप जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि स्लोप हमारे पास है ये टुवर्ड जा रही है वाई एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन। जब भी स्लोप जाएगी वर्टिकल, तो इस केस में हमारे पास स्लोप इंक्रीज करेगी एंड पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका एंगल क्या है? 90 से कम है। और यही सेम बात होगी हमारे पास स्लोप की होगी। राइट है? अब आता है ग्राफ नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर ग्राफ नंबर 5 में जो हमारे पास वेलोसिटी होगी
वो क्या है, चेंज कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि स्लोप एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि स्लोप हमारे पास अपवर्ड जा रही है, राइट है। अगर बात करें हम एक्सेलरेशन की और स्लोप की, ये भी चेंज करेगा, और क्योंकि स्लोप क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, स्लोप का एंगल 90 से कम है लेकिन डिक्रीज करेगा, स्लोप टूवर्ड जा रही है वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल, जब जाएगी हॉरिजॉन्टल उस केस में डिक्रीज करना है स्लोप ने, जब जाएगी हमारे पास टूवर्ड दी एक्स एक्सिस, राइट है। अब उसके बाद ग्राफ नंबर 6 आता है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी चेंज कर रही है क्योंकि स्लोप स्ट्रेट नहीं है ना, और जो हमारे पास वेलोसिटी है अब वो इस केस में डिक्रीज भी कर रही है क्योंकि स्लोप जा रही है डाउनवर्ड जा रही है। और बात करें हम एक्सेलरेशन की, वो भी चेंज करेगा, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इसका एंगल इस केस में 90 से अबव है, वो देखो ना, हमें लगा 90 का एंगल और शो कर रहा है एंगल क्या है, 90 से अबव है, तो क्या हो गया यहाँ पे स्लोप और एक्सीलरेशन वो दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन डिक्रीज भी कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहे हैं क्योंकि देखो ना टूवर्ड जा रही है, एक्स एक्सिस जा रही है, जब जाएगी स्लोप बस टूवर्ड हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वो करेगी, डिक्रीज करेगी, क्लियर है। अब उसके बाद स्लोप नंबर 7 आती है। इस केस में हमारे पास वेलोसिटी चेंज करेगी, स्लोप स्ट्रेट नहीं है, वेलोसिटी लेकिन डिक्रीज करेगी, स्लोप डाउनवर्ड जा रही है। और बात करें एक्सीलरेशन की, वो भी चेंज करेगा क्योंकि स्लोप एक कर्व लाइन है, राइट है, और वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव क्यों है, ये देखो ना, ये लाइन लगाई है, लाइन शो कर रही है 90 एंगल से इसका एंगल ग्रेटर है, तो क्या होगा, स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगी। लेकिन इस केस में हमारे पास स्लोप इंक्रीज कर रही है, भले ही स्लोप डाउनवर्ड जा रही है, स्लोप के डाउनवर्ड अपवर्ड से जो वैल्यू वाई एक्सिस पर उससे चेंज होना है, वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन स्लोप को इससे ताल्लुक नहीं है डाउनवर्ड अपवर्ड से। स्लोप कहती है अगर तो मैं गई हूँ एक्स एक्सिस तो मैं डिक्रीज कर रही हूँ, अगर मैं गई हूँ वाई एक्सिस वर्टिकल, चाहे वो अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, मैंने इंक्रीज ही करना है। यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी, क्लियर है। यहाँ 7 ग्राफ थे जहाँ पर आपने सिंपली वही टिप याद रखनी है कि जब भी एक स्लोप होगी स्ट्रेट लाइन, इस केस में वो कांस्टेंट होगी, जब भी स्लोप होगी एक कर्व लाइन, इस केस में वो चेंज करेगी, और जब भी एंगल आपका 90 से कम होगा पॉजिटिव होगी स्लोप, एंगल आपका 90 से अबव होगा नेगेटिव होगी स्लोप। स्लोप जाएगी टूवर्ड वाई एक्सिस इंक्रीज करेगी, टूवर्ड एक्स एक्सिस डिक्रीज करेगी, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, हम करते हैं कुछ एमसीक्यूज। आपको दिया हुआ एक वीटी ग्राफ, राइट है, यहाँ पर वो कहता है कि अगर इस वीटी ग्राफ की स्लोप है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो बताएं यहाँ पर वैल्यू क्या होगी एक्सीलरेशन की, वो किस निकालेंगे। सबसे पहले तो जो स्लोप फाइंड करते हैं वो किस एंगल से फाइंड करते हैं, स्लोप को फाइंड करके क्या है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, हम स्लोप को फाइंड करेंगे tan थीटा की वैल्यू से, और यहाँ पर थीटा कितने 90 का, tan 90 क्या होगा, इनफिनिटी होगा। और वीटी ग्राफ की स्लोप होती ही एक्सीलरेशन है, जब उसके बाद हमारे पास स्लोप इनफिनिटी आ गई तो मतलब वीटी ग्राफ का एक्सीलरेशन वो क्या होगा, इनफिनिटी होगा। ये केस तो आप कह लें थ्योरेटिकली पॉसिबल है, हमने सोल्व करके निकाल लिया कि टाइम हमने रोक लिया है और वेलोसिटी ने यूं इंक्रीज कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा जब ये साइंस के पॉसिबल नहीं है कि टाइम को रोककर वेलोसिटी यूं इंक्रीज कर दे, है ना, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल केस है, राइट है। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, दोबारा एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है, उसकी स्लोप ए और स्लोप बी है। स्लोप जो ए है उसका एंगल क्या है 30, बी एंगल क्या है 45, कहता है क्या है, इन दोनों स्लोप की फाइंड करें रेशियो। तो वीटी ग्राफ स्लोप क्या होती है, ए होती है ना, एक्सेलरेशन होती है, हमें करेंगे दोनों एक्सेलरेशन की, स्लोप ए का और स्लोप बी की फाइंड करेंगे रेशियो। कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर भी दोबारा इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट थीटा को, राइट है। तो यहाँ पर ये आ गया tan थीटा ए ओवर tan थीटा बी आ गया। ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, बी की वैल्यू क्या है 45 है। tan 30 किलो होता है 1/√3 के, और tan 45 होता है 1 किलो होता है। अब जो √3 है नीचे आकर 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, आंसर बन जाएगा 1/√3, क्लियर है। बिल्कुल सेम इस तरीके से ही अगर आपको वो वीटी ग्राफ के बजाय दे दें dt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब आपको क्या फाइंड रेशियो, तो जो रेशियो अब बनेगी वो बनेगी वेलोसिटी की, राइट है। और सेम केस वही होगा क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई किसको करना है, tan थीटा करना है। tan 30 और tan 45 आ जाएगा, 30 कितने 1/√3 होगा, 45 कितने 1 है। आंसर क्या आएगा, दोबारा सेम वही tan 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली में क्या किया, हमने फाइंड की स्लोप की वैल्यू विद दी हेल्प ऑफ tan थीटा, राइट है। अब बात आती है जो मैंने आपको बताई थी, जो हमारे पास बेसिक लेक्चर था, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू याद रखनी है, मैंने ट्रिक को दी थी, ये शॉर्टकट दिया था, हमें याद कैसे करना है। फिर भी अगर अभी नहीं याद
आपको इन ग्राफ के लिए कम से कम इन तीन की चाहिए वैल्यू कि tan 30 क्या होगा 1/√3 होगा, tan 45 क्या होगा 1 होगा और tan 60 क्या होगा √3 इक्वल होगा। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ना इन्हीं के एमसीक्यू सारे होते हैं, मैक्सिमम से बीट होते हैं। आपको ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ ग्राफ, उसके एमसीक्यूज हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ है, वो आपसे कहता है इस ग्राफ का फाइंड करें डिस्टेंस कवर्ड। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम किसी भी ग्राफ का जो तो वीटी ग्राफ होते हैं इनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करते हैं एरिया से। वो कैसे? हमें करते हैं एरिया में जो वैल्यू की हमारे पास परपेंडिकुलर उसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, जो है बस कहाँ पर है बेस पर है। तो v × t से क्या बनता है? डिस्टेंस बनता है हमारे पास। तो जब भी हमने फाइंड करना होगा वीटी ग्राफ का डिस्टेंस, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके ग्राफ के एरिया से फाइंड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको जिस तरह का ग्राफ आ जाए, यहाँ पर आप कैसे फाइंड करेंगे इसे डिस्टेंस कवर? ये शेप का बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल फॉर्मेशन निकाल लेंगे एरिया और वही इस ग्राफ का डिस्टेंस कवर्ड होगा, क्लियर है। अब उसके बाद एक और एमसीक्यूज है। यहाँ पर बॉडी पहले पॉइंट ए से बी पे गई, फिर बी से दोबारा सी पर आई। इस केस में आपने अलग अलग ग्राफ इस मूवमेंट के ग्राफ के बनेंगे। जैसे जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या बनेगा? तो जब बॉडी पॉइंट ए से लेकर बी तक गई, इस केस में डिस्टेंस इंक्रीज किया तो ऐसे इंक्रीज करेगा। जब बी से लेकर सी तक गई, डिस्टेंस अब भी इंक्रीज ही किया है, क्योंकि हमने बात की थी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। जहाँ मर्जी आप जाएंगे ये ऑपोजिट मूवमेंट से डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि डायरेक्शन में बेंड नहीं करता, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर पॉइंट ए पर स्पीड मैक्सिमम होगी जो हमने प्रोवाइड की थी, पॉइंट बी पर स्पीड कम होते होते मिनिमम हो जाएगी, और पॉइंट सी पर दोबारा जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी, इस केस में दोबारा से उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि एस टी ग्राफ स्टॉक शो करती है, स्पीड करती है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम, राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि इस मूवमेंट का स्पीड टाइम ग्राफ वो क्या बनेगा? तो पॉइंट ए पर स्पीड क्या थी? मैक्सिमम थी, हमें प्रोवाइड की थी ना हमने थ्रो ऊपर करने के लिए, तो मैक्सिमम थी जिसकी वी आई थी, राइट है। और पॉइंट बी तक स्पीड कम होते होते होगी हमारे पास मिनिमम होगी, और पॉइंट बी से लेकर सी तक दोबारा स्पीड इंक्रीज की तो बी से लेकर सी दोबारा स्पीड इंक्रीज कर गई, राइट है। ये अब भी इंक्रीज ही की है, ये मैं कहता है स्पीड टाइम ग्राफ था, वो ये बनेगा इस मूवमेंट का। अगर हम बात करें जो इस मूवमेंट ये हमारे ऊपर मूवमेंट थी, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो क्या बनेगा? तो जब पॉइंट ए से लेकर बॉडी बी तक गई है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया है तो वैसे इंक्रीज करेगा। जब बॉडी पॉइंट बी से लेकर सी तक गई है, अब डिस्प्लेसमेंट इसका डिक्रीज करने लग पड़ेगा, क्योंकि इस पर मूवमेंट ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अब अपने घर से स्कूल गए, कॉलेज गए, कॉलेज से वापस जब घर रहेंगे, इस केस में हम डिस्टेंस को तो ऐड करेंगे, पर डिस्प्लेसमेंट जब कॉलेज के तब इंक्रीज किया था, वापस घर आने तक वो कम होते होते घर पहुंचते ही जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, राइट है। तो इस केस में ग्राफ ये बनेगा, ए से भी इंक्रीज तो किया था लेकिन बी से सी तक दोबारा डिक्रीज कर जाएगा। अब इसका जो मूवमेंट ऊपर हुई है हमारे पास ए बी सी की, यहाँ पर वो ग्राफ के बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब हमने बॉडी को पॉइंट ए पर थी, इस केस में हमने से थ्रो पर प्रोवाइड की थी, फोर्स प्रोवाइड की थी, अब उसकी थी हमारे पास जो वेलोसिटी थी पॉइंट ए पर क्या थी? मैक्सिमम थी, राइट है। और पॉइंट ए पर वेलोसिटी होगी कम होते होते मिनिमम होगी। लेकिन जब पॉइंट बी से बॉडी सी की तरफ आई, इस केस में दोबारा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है ना, लेकिन अब वो इंक्रीज करेगी नेगेटिव में। वो कैसे? क्योंकि वेलोसिटी भी हमारे पास डिपेंड करती है डायरेक्शन पर। अगर हमने अपवर्ड मूवमेंट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर डाउनवर्ड इंक्रीज की है तो नेगेटिव इंक्रीज करेगी। तो क्या था? अपवर्ड की पॉजिटिव इंक्रीज थी, बी में मिनिमम होगी, और बी से लेकर सी तक वो मूवमेंट हमारे पास ऑपोजिट है, डाउनवर्ड है, हम कहेंगे इस टाइम वेलोसिटी नेगेटिव इंक्रीज कर रही है, राइट है, क्योंकि ये भी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर, क्लियर है। सो ये ग्राफ बनेगा वीटी ग्राफ। अब नेक्स्ट है इस मूवमेंट का एटी ग्राफ, ये क्या बनेगा? अब पता बच्चे कहते हैं इस ग्राफ के बारे में अक्सर गलत लगाते हैं, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या कहेंगे, जो हमारा मूवमेंट है ये क्या एक वर्टिकल मूवमेंट है, और जब वर्टिकल मूव करती है ये ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है, तब भी यहाँ पर जो ए होता है ड्यू टू जी ग्रेविटी होता है, और जी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो मतलब इस मूवमेंट ने पॉइंट ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक ए इक्वली जी की है, तो जी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, यहाँ तो बात ठीक है। लेकिन अब वो कहेंगे जब बॉडी पॉइंट ए से लेकर बी तक गई, जो हमारे पास वो तो ए था वो इक्वल था नेगेटिव जी के, जब बॉडी पॉइंट बी से लेकर सी तक गई, जो ए था वो था पॉजिटिव जी के इक्वल। अब क्या होगा? दोनों तो कैंसिल कर देंगे, नहीं,
ऐसी बात नहीं है, आपने एक पॉइंट ठीक कर दिया, एक गलत कर दिया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ सिंपली हमें देखना है, जब बॉडी पॉइंट ए से लेकर बी तक गई थी, इस केस में भी जो बॉडी पे ओनली फोर्स लगी थी फ्रीली फालिंग मोशन में, वो थी ग्रेविटी की, डाउनवर्ड थी। जब बॉडी पॉइंट बी सी पर गई, इस केस में भी बॉडी पर ओनली फोर्स लग रही थी ग्रेविटी की, वो भी डाउनवर्ड थी। अब जी की फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए इस केस में जी नेगेटिव होगी तो ए भी नेगेटिव होगा। ए होगा कांस्टेंट लेकिन वो नेगेटिव कांस्टेंट होगा, क्लियर है, क्योंकि जी क्या है, डाउनवर्ड है, राइट है। तो अब क्या बनेगा, एक कांस्टेंट स्टेटन है लेकिन वो नेगेटिव का एक कांस्टेंट होगा, क्लियर है। यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। अब उसको एक एमसीक्यू है, आपको गिवन है ट्राइपीजियम ए बी सी डी, आपने फाइंड करना है इस ट्राइपीजियम का क्या बनेगा, एटी ग्राफ, वो क्या बनेगा। अब हम ट्राइपीजियम कहते किससे हैं, वो शेप जिसकी चार साइड में से सिर्फ दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ऐसी शेप को हम कहेंगे ट्राइपीजियम। जैसे यहाँ पर बी सी और ए डी क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन जो ए बी और सी डी नहीं ना पैरेलल, ठीक है। हमने फाइंड करना है इसका एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आप देखें, जब बॉडी हमारे पास पॉइंट ए से लेकर बी तक गई थी, इस केस में क्या इंक्रीज की, हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज की, तो मतलब ए हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये देखो ना, वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज की थी, तो ए पॉजिटिव होगा लेकिन यूनिफॉर्म पॉजिटिव होगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव का यूनिफॉर्म ए से लेकर बी तक। और जब बॉडी पॉइंट बी सी तक गई थी, इस केस में वेलोसिटी चेंज ही नहीं की, बी हाई हमारे पास कांस्टेंट थी, मतलब चेंज ही नहीं कर रही, वो जितनी है उतनी ही है। जब चेंज करना ही नहीं वेलोसिटी ने, तो ए क्या होगा, जीरो होगा। तो पॉइंट बी से लेकर सी तक ए की वैल्यू जीरो है। जब बॉडी पॉइंट सी से डी तक आई, इस केस में भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, तो मतलब ए होगा कांस्टेंट लेकिन वो डिक्रीज करने के वेलोसिटी के नेगेटिव कांस्टेंट होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर सी से लेकर डी तक नेगेटिव का एक कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, क्लियर है। ऐसे ग्राफ बनते हैं। अब नेक्स्ट आपकी बुक की एग्जांपल है, यहाँ पर आपको ग्राफ दिया हुआ है, दोबारा से वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसमें वो आपसे 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। एमसीक्यू में कोई एक पूछेगा ना, हम यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ से वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, बॉडी पॉइंट ए से लेकर बी तक गई, बी सी पर गई, सी डी पर गई, तो ये क्या बन गई, हमारे पास दोबारा से एक बन गई ट्राइपीजियम शेप बन गई, राइट है ना। हमने फाइंड करना है नंबर 1, वो पूछता है कि इस पूरी मूवमेंट का हमें फाइंड करके दें क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हम कैसे फाइंड डिस्टेंस को, मैंने बताया कि वीटी ग्राफ का डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ उसके इक्वल होगा। अब एक ग्राफ क्या बन रहा है, ट्राइपीजियम बन रहा है, जो स्लोप बन रही है हमारे पास, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जो होगा फार्मूला ट्राइपीजियम का, मैंने कहा था ना इसका फार्मूला शॉर्टकट, वो क्या था, वो था हाफ इनटू सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड। अब हाफ यानी 1/2 बोथ पैरेलल साइड का सम करेंगे, जो एक वो क्या है, बी सी तक है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 में से माइनस कर देंगे 5 को, 10 आ जाएगी, राइट है। और दूसरी साइड कौन सी है, ए से लेकर डी तक है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 20 तक बन गई, 20 बन गई, राइट है। और दोनों साइड के दरमियान डिस्टेंस क्या है, हाइट क्या है, वो है हमारे पास 10 है, राइट है, ये 10 होगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 10 + 20 = 30, मल्टीप्लाई 10 = 300 और डिवाइड बाई 2 = 150 मीटर हमारे पास इस पूरी ट्राइपीजियम का आ जाएगा, डिस्टेंस कवर आ जाएगा, राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि आप मुझे फाइंड करके दें डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन फाइंड तब करना है जब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या हो, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। तो हम देखते हैं हमारे पास ग्राफ में कहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, पॉइंट ए से लेकर बी तक तो वेलोसिटी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, पॉइंट सी से लेकर डी तक तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सिर्फ पॉइंट बी से लेकर सी तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वो पहले भी 10 थी पॉइंट बी पर और पॉइंट सी अभी कितनी है, 10 रही है, वो यूनिफॉर्म रही है। हमने यहाँ फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस। अब ये क्या होगा, जो इसके अंदर एरिया है वो उसके इक्वल होगा। ये शेप कौन सी बन रही है, बी से लेकर सी तक, तो ये देखें ना, ये शेप हमारे पास बन रही है, क्या बन रही है हमारे पास शेप, ये बन रही है हमारे पास, देख सारी लेंथ गलत होगी, तो बनाते हैं शेप को हम। पॉइंट बी से लेकर सी तक हमारे पास शेप क्या बन रही है, अभी देखते हैं। ये देखो बी से लेकर सी, ये बन रही है हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन रही है, ये अब कह लें स्क्वायर शेप बन रही है। इसके हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम फाइंड करेंगे सिंपली जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर की, वो कितनी है, 10 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू जो है बेस की, बेस कितनी है 15 - 5 = 10, राइट है। तो अब क्या बनेगा, एरिया अंडर बीसी ग्राफ जो कि रेक्टेंगल है, बीसी ग्राफ
कहती है रेक्टेंगल थी, हमें इसे फाइंड करना था, वो क्या होगा, सिंपली परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। वो कितना है, 10 है, बेस कितनी है, 10 है, जो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एरिया अंडर बीसी ग्राफ, जो ये रेक्टेंगल है वो कितना बनेगा, 100 मीटर बनेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपसे पूछे कि आपने दोबारा फाइंड करना डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन वो फाइंड करना अपने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से। वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो रिटार्डेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का नेगेटिव एक्सीलरेशन कार्डलेस रिटार्डेशन, जैसे अब जो हम जो है इसे हम कहेंगे डिसेलेरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पर बॉडी का एक्सीलरेशन वो नेगेटिव होगा, पॉइंट ए से लेकर बी तक वेलोसिटी इंक्रीज की है, ए पॉजिटिव होगा, पॉइंट बी से लेकर सी तक वी चेंज नहीं किया, ए 0 होगा, पॉइंट सी से लेकर डी तक हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज की है, ए नेगेटिव होगा। ये केस होगा हमारे पास रिटार्डेशन का, डिसेलेरेशन का केस होगा। राइट है। हमने फाइंड करना है जो सी से लेकर डी तक है, इसके डिस्टेंस वो क्या होगा, इसके अंदर एरिया, ये शेप क्या बन रही है, एक बन रही है हमारे पास ट्रायंगल शेप बन रही है, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, एरिया 1/2 इंटू परपेंडिकुलर कितनी है, 10 है, मल्टीप्लाई बेस कितनी है, 20 - 15 = 5 होगी। राइट है। तो हम इसे निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जो क्या सी से लेकर डी तक एक ट्रायंगल थी। फार्मूला क्या इसका, ये फार्मूला है, यानी 1/2 हमारे पास परपेंडिकुलर कितने 10 है, बेस कितनी है 5 है, ये 5 × 10 = 50, डिवाइड बाय 2 = 25 मीटर हमारे पास आएगा डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर आपसे एमसीक्यू पूछे, आपने फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, यहाँ पर आपने सिंपली जिस बात होगी ना एक्शन की, उसको डिवाइड कर देना है टोटल डिस्टेंस से। राइट है। जैसे हम बात हो रही है हमारे पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन की, हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो डिस्टेंस टोटल है वो कितने हैं, हमने फाइंड किया टाइप का कितने 150 मीटर है, हम इसे फाइंड कर देंगे। ये तरीका होता है निकालने का फ्रैक्शन। फार्मूला क्या है, जिस भी बात का डिस्टेंस की हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस से। क्लियर है। उसने पूछा किसके बारे में है, विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, वो कहाँ पर इस केस में, इस केस में जब बॉडी पॉइंट ए से लेकर बी तक गई थी, वेलोसिटी इंक्रीज की थी, तो हमारे पास ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी हमने पहले फाइंड करना है इसका एरिया, जो कि यहाँ पर डिस्टेंस निकल होगा। राइट है। ये क्या है, डबल शेप में ट्रायंगल बन रही है, जिसको फार्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर कितने 10 है, मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है 5 है। राइट है। तो हम निकालेंगे पहले इसका एरिया, जो कि ए से लेकर बी तक ट्रायंगल क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए। राइट है। वो क्या आएगा हमारे पास 5 × 10 = 50/2 = 25 मीटर आएगा। राइट है। लेकिन हमें इस केस में उसने क्या फाइंड करना है, अपने फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये आ रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन का एरिया आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस से। वो कितना था 150, हमने फाइंड किया ना, आप देखो 150 फाइंड किया हमने, इसे करेंगे डिवाइड कर देंगे, हाँ आ जाएगा फ्रैक्शन, वो कितने 25, 150 को 6 पे डिवाइड कर देगा, तो 1/6 हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन। राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हमसे कुछ पूछे, आप दोबारा फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस, लेकिन कवर्ड विद 0 एक्सीलरेशन, यहाँ पे कौन सा केस आएगा, तो पहले फार्मूला क्या था, हम निकाल लेंगे जो डिस्टेंस कवर्ड विद 0 एक्सीलरेशन है, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस से। राइट है। अब यहाँ पर देखें दोबारा ग्राफ में, जब बॉडी पॉइंट ए से बी तक गई थी, वेलोसिटी इंक्रीज की थी, ए पॉजिटिव था, जब बॉडी पॉइंट सी से लेकर डी तक गई थी, वेलोसिटी डिक्रीज की थी, ए नेगेटिव था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब बॉडी पॉइंट बी से लेकर सी तक गई थी, हमारे पास वेलोसिटी चेंज ही नहीं की थी, ए 0 था, मतलब हमने इसका फाइंड करना एरिया, जो कि इसके इक्वल का डिस्टेंस के, और ये शेप क्या बन रही है, शेप एक रेक्टेंगल की, हमने इसका एरिया भी फाइंड किया है, वो कहाँ पर, ये देखो हमने फाइंड किया ना, बी से लेकर सी तक एक रेक्टेंगल है, उसका फाइंड किया वो क्या है 100 है। हम इसी 100 को फाइंड करने के लिए फ्रैक्शन डिवाइड कर देंगे, जो डिस्टेंस टोटल लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाय 150 = 10 में 15 आ जाएगा, और 5 2 बार डिवाइड कर देगा 10 को, और 5 3 बार डिवाइड कर देगा 15 को, ये बन जाएगा 2/3 फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद 0 एक्सीलरेशन। क्लियर है। अब ये एमसीक्यू आपकी बुक का था, एग्जाम्पल था, वो आपसे कोई पूछे इनमें से केस आप निकाल लेंगे। करना क्या हमने, सिंपली उसने पूछा हमसे क्या था, डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो हमने कैसे निकाला, जो ए अंडर ग्राफ था, कई बन गई शेप बाय ट्रायंगल की, कभी रेक्टेंगल थी, कभी ट्राइपिजन थी, हमने निकाले उनके फार्मूले एरिया के, उसने निकाला डिस्टेंस, और हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यहाँ पर बॉडी हमारे पास पॉइंट ए से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ और जी मूव कर रही। ओहो कहाँ चले गए हम, सही कर दो एक मिनट,
सारा खराब हो जाएगा। चलो पॉइंट ए से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ, वापस नीचे जी, हाँ यहाँ तक हम आए थे, राइट है। ये बॉडी की मूवमेंट थी। वो पूछता हमसे क्या है, आपने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर इन तीनों शेप का। तीन शेप कौन सी, ये देखो ना, ये शेप बन रही है, क्या बन रही है, ट्राइंगल शेप बन रही है। ये देखो एक, राइट है, ए बी ट्राइंगल। और इधर बनी जो हमारा बी, सी और डी है, इधर बन रही है शेप ट्राइंगल की। तो डी, ई, एफ, जी है, ये बनी यहाँ बस ट्राइपियन शेप बन रही है। हमने तीनों का फाइंड करेंगे एरिया, और हमें इस प्रश्न में क्या क्या है, फाइंड करना है अपने डिस्टेंस। तो हमें करेंगे टोटल सम करेंगे, ना कि अलजेब्रिक सम। मतलब क्या इसका, मतलब इसका क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड नहीं कर डायरेक्शन पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल है बी सी डी जो एक नेगेटिव बन रही है, हम इसको भी ऐड ही करेंगे क्योंकि हमें तल्लक कोई नहीं है फाइंड करना डिस्टेंस डायरेक्शन से। हाँ सिंपली करेंगे टोटल सम करेंगे। हम यहाँ पर सिंपली टोटल सम करेंगे, ना कि अलजेब्रिक सम। अगर तुम्हें कहता फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, इस केस में हम कहते हैं अलजेब्रिक सम। मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल है वो नेगेटिव में है, तो उसका एरिया ऐड करते हैं नेगेटिव में। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो फाइंड करना डिस्टेंस तरीका कि ट्राइंगल ए बी रेक्टेंगल ट्राइंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइपेजम डी ई एफ जी, इनको ऐड करेंगे। अब क्या बनता है, क्या है ट्राइंगल ए बी का एरिया। तो ये क्या होगा 1/2 इंटू पहले कितना 10 है, मल्टीप्लाई बेस कितनी है 5 है, ये 1/2 10 to 5 आ जाएगा। अब बी सी डी है, उसका क्या है 1/2 इंटू प्री पहले कितने हैं, वो 10 है, बेस कितनी है 10 - 5 इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा बस ट्राइंगल बी सी डी का एरिया, राइट है, जो कि डिस्टेंस का इक्वल होगा। अब उसके बाद ट्राइपिजम डी ई एफ जी, फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड। इधर कितने के पास है ई एफ, वो कितनी है 25 - 15 इज इक्वल 10 की साइड होगी, राइट है। और दूसरी कितनी है 30 - 10 इज इक्वल टू 20 साइड इक्वल होगी, राइट है। और दोनों साइड में डिस्टेंस कितने हैं, जो हाइट है वो कितनी है, वो हमारे पास 10 है। ये होगा निकालने का ट्राइपिजम का एरिया 1/2 10 + 20 × 10, राइट है। एंड अगर इनको सोल्व करेंगे तो 5 × 10 इज इक्वल टू 50/2 हो जाएगा, दोबारा प्लस 5 × 10 इज इक्वल टू 50/2 हो जाएगा, प्लस 10 + 20 30 हो जाएगा, × 10 इज इक्वल टू 300/2 हो जाएगा, राइट है। 50/2 इज इक्वल 25 प्लस 50/2 इज इक्वल 25 प्लस 300/2 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 + 25 + 150 इज इक्वल 200 मीटर। ये था डिस्टेंस कवर्ड था इस पूरी मूवमेंट जो ऊपर हमने की है, मोशन ए से लेकर जी तक का। लेकिन अगर आपको कह दे कि आपने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट कवर, तो हम क्या यूज करेंगे अलजेब्रिक सम करेंगे। सिंपली जो हमारे पास है ना ट्राइंगल बी सी डी है, ये क्या है नेगेटिव की है, हम इसके एरिया को नेगेटिव में ऐड कर देंगे, राइट है। ए बी क्या थी पॉजिटिव की थी, बी सी डी नेगेटिव की थी, नेगेटिव में आ गई, प्लस ट्राइपेजम द्वारा पॉजिटिव में थी 150 आ जाएगी। अब देखो प्लस का 25 -25 को कैंसिल कर देगा, हमारे पास इस पूरी मूवमेंट का डिस्प्लेसमेंट कर वो आएगा 150 मीटर आएगा। क्लियर है। ये तरीका है, आपको ग्राफ है, आप उसके सिंपली फाइंड करेंगे एरिया, उसका डिस्टेंस होगा। अगर आपने डिस्टेंस की है तो हम सिंपली ऐड करेंगे, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की है हम यहाँ पर अलजेब्रिक ऐड करेंगे, राइट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है लॉज ऑफ मोशन। लेकिन इससे पहले हम करते हैं ग्राफ कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज। जैसे ये एमसीक्यूज है एनएमडी के 2021 का। पूछता क्या है, इफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप is parallel to the y-axis then acceleration is, वो क्या होगा। ये एमसीक्यू हमने ऊपर किया है, वो कहाँ पर, ये देखें ना हमने किया है ना। एक हमारे पास क्या होगा VT ग्राफ होगा जिसकी स्लोप क्या है y-axis के पैरेलल है। तो इस केस में हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करते हैं स्लोप को, किससे tan थीटा के फार्मूले से। यहाँ पर थीटा क्या है 90 का, तो tan t क्या होता है इनफिनिटी होता है। यहाँ पर VT ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या होगी इनफिनिटी होगी। ये केस जो हमने बात की थी थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है, आपने कह दिया मैं टाइम रोक दिया हुआ है और वेलोसिटी इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली एज सच ये अभी तक साइंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि टाइम को रोककर वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं वो क्या है। जैसे देखो ना इसका आंसर क्या बना हमारे पास इनफिनिटी बना, नीचे इसकी मुकम्मल लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन, राइट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम MU 2024 का एमसीक्यूज है। पूछता है कि वो इफ द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस
देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, ए होती है। अगर उसकी स्लोप डिक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है ए नेगेटिव होगा। हमने अभी ऊपर पढ़ा है, क्लियर है? तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, राइट है ना? ये आंसर है इसका, देखो ये आंसर लिखा हुआ है, क्लियर है? अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन, इसे किसने प्रेजेंट किया था, आइजैक न्यूटन ने पेश किया था इससे, राइट है? इसकी क्या आती है लिमिटेशन, मतलब ये किन किन पर अप्लाई होते हैं। अगर आपसे पूछे कि लॉज ऑफ मोशन की क्या है लिमिटेशन, वो किन बॉडी अप्लाई होंगे, तो नंबर 1 तो जो है लॉज ऑफ मोशन है, 3 लाइन ना, ये अप्लाई होंगे ओनली ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, यानी वो फ्रेम जिसका ए 0 होगा, जो होंगे हमारे पास नॉन एक्सीलरेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल काम क्या इनर्शिया का, इनर्शिया काम में बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखना, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो, इन दोनों में चाहे स्टेट रेस्ट की है तब भी ए क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि v 0 होता है। अगर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, इस केस में चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है, तो ये क्या होगा, दोबारा 0 का। क्लियर है? काम क्या है इनर्शिया का, कि बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखना, उसमें तब्दीली खिलाफ मज़ाहमत पैदा करना, ये अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये अप्लाई होंगी ओनली ऑन स्लो मूविंग बॉडी पर, फास्ट मूविंग बॉडी पर अप्लाई नहीं होंगी, सिर्फ स्लो मूविंग पे होंगी। और ये तो सी लिमिटेशन है जिसको देखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिर कहा था कि भाई जो बॉडी मूव करती है फास्ट स्पीड से, जैसे होगी सन हो गया, ये वगैरह होते हैं, ये करती हैं स्पीड ऑफ से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। तो इनके लिए फिर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उसने अपने पेश की थ्योरी, उसका नाम क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर है? ये फास्ट बॉडीज के लिए। स्लो बॉडी के लिए कौन की है, जो हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन है। कितने लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ अगर वो आपसे पूछे वो कौन सा लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करता है, या फिर वो कौन सा लॉ है जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि ये फोर्स की क्वालिटेटिव नेचर को डिफाइन करता है, जिसमें जो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जो डिपेंड करता है मास पर, यानी जिस बॉडी का जितना मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक टॉय कार है, आप उसको ना ऐसे करेंगे वो घूम गिर जाएगी साइड पर, मास कम था। एक ट्रक है, आप उसको ऐसे करेंगे क्या वो घूमेगा, गिरेगा नहीं ना, उसका मास ज़्यादा है, उसका एबिलिटी ज़्यादा है कि अपनी जो उसकी स्टेट है उसे मेंटेन रख सके। क्लियर है? अब उसके बाद है हमारे पास सेकेंड लॉ। अब आपसे अगर पूछे वो कौन सा लॉ है जो फोर्स को मेजर कर सकता है, तो हम कहेंगे वो सेकंड लॉ है, क्योंकि इसकी रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड लॉ ही है जिसके पास इक्वेशन है फोर्स को मेजर करने के लिए, तब भी वो फोर्स को मेजर कर सकता है। राइट है? अगेन कौन कौन सी हैं, F इज इक्वल टू एम ए एंड F इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी भी होगा। क्लियर है? हमने इसे देखा जो है फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन अलोंग ए के भी होगी, F इज इक्वल टू एम एस से, एंड अलोंग वेलोसिटी के इक्वल भी होगी। क्लियर है? अब उसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछे वो कौन सा लॉ है जो हमें फोर्स की ज़्यादा प्रॉपर्टीज को, या फिर वो कौन सा लॉ है जहाँ पर हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ फोर्सेस के बारे में, तो वो कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि ये रहता है मैं बस जो फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज, वो क्या कि फोर्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा एक पेयर ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है। वो कौन से होंगी, एक्शन और रिएक्शन। ये दोनों के दोनों फोर्सेस इनकी इक्वल होगी मैग्नीट्यूड, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर एक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। क्लियर है? अब नंबर 3 पॉइंट आता है कि दोनों फोर्सेस भले ही दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, क्योंकि लगती हमारे पास दो डिफरेंट बॉडी पे लगती हैं। अगर ये लगती सेम बॉडी पर तब कैंसिल करती, जैसे एग्जांपल है कि बॉडी ए की ए है, उस पर लगे थे 10 न्यूटन और उस पर लग रही है साइड से लगी 10 न्यूटन लग रही है। इस केस में क्या है कि ए की बॉडी पर लगी है फोर्सेस ऑपोजिट लगी हैं, अब तो कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन जब होंगे पेयर ऑफ फोर्सेस जो होती है एक्शन और रिएक्शन की, ये होती है दो अलग अलग बॉडी पे। बॉडी ए ने बी पे लगाना है एक्शन और बॉडी बी ने ए पे लगानी है रिएक्शन की फोर्स लगानी है, ये क्या अलग बॉडी पे, तभी कैंसिल नहीं करती। अब अगर आपसे पूछे कि पहले कौन सी फोर्स होती प्रोड्यूस, एक्शन की या रिएक्शन की, बच्चे के सोचेंगे। हम लेते हैं एग्जांपल एक बॉल की एक वॉल की, मैंने बॉल ली उसको फेंका वॉल पे, मैंने लगाई फोर्स एक्शन की, तो फिर बाद में वॉल ने लगाई फोर्स ऑफ रिएक्शन बॉल पर, वॉल ने दीवार ने ना बॉल पर लगाई फोर्स ऑफ रिएक्शन बाद में लगाई, तो मतलब पहले एक्शन था बाद में एक्शन था। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बोथ आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, दोनों उसी वक्त उसी इंस्टेंट पैदा होती हैं।
जिस इंस्टेंट पर बॉल लगाएगी एक्शन की फोर्स वॉल पर, उसी इंस्टेंट पर वॉल लगाएगी रिएक्शन की फोर्स बॉल पर। क्लियर है? अब ऐसे कुछ एमसीक्यूज आ गए, जैसे एमसीक्यूज है BMU बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2022 का एमसीक्यूज है, जो है ना बलूचिस्तान है उसकी यूनिवर्सिटी है। एमसीक्यूज क्या है? द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किसको करता है? नंबर 1 ऑप्शन 1 क्या है? द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को। ऑप्शन बी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस को। ऑप्शन सी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस को। ऑप्शन डी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। तो इसका आंसर क्या होगा? पेयर ऑफ फोर्सेस नेचर। अगर आप थोड़ा गौर करें, इसका आंसर सी भी ठीक लग रहा है, डी भी ठीक लग रहा है, लेकिन हमने MDCAT में आंसर देना होता है सिंगल बेस्ट। मैंने आपको बात पहले भी की थी कि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे, पर आपने आंसर लगाना सिंगल बेस्ट। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप ये ना देखें आपको स्टार्ट में हमसे कुछ मिल गया ठीक लग रहा है बस बाकी ना पढ़ें। आप हमेशा सारे आंसर पढ़ा करें, जो बनता है में सिंगल बेस्ट वो आंसर लगाया करें। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये तो UHS का 24 का एमसीक्यूज है। उससे पूछता क्या है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ किसकी होती है मेरे इक्वल है। ये बात हमने पढ़ी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें वो कहता है कि ऑब्जेक्ट का मास ये डिपेंड करता है इनर्शिया पर। जो हमें पढ़ा बात कि इनर्शिया है वो क्या है कि मास पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी का इतना मास ज्यादा होगा उसका उतना ही इनर्शिया ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या है? बी आंसर होगा इसका। क्लियर है? क्योंकि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट होते हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं। कितनी है? 3 है। कौन सी है? फर्स्ट है हमारे पास Vf इज इक्वल टू वी प्लस 80। सेकेंड क्या है? S इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। थर्ड क्या है हमारे पास? 2S इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। और ये अगर वो हमसे एमसीक्यूज पूछे कि जो हमारे पास हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वो किस बॉडी अप्लाई करती हैं, तो जो बॉडी जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, इस वजह से उस पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसको है? किस बॉडी का ए यूनिफॉर्म है। हमने ये ना एक टॉपिक एक्स टॉपिक में जो था टाइप में 4-3 वहां पढ़ा था हमने कि जब भी चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन वो करे यूनिफॉर्मली। इस केस में हमारे पास ए क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। राइट है? अब ये जो आपके 3 इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये पर जो अपने क्लास 9 से हैं, लेकिन तब से एक मसला है, वो क्या कि हमें कैसे लगेगा हमने कौन से न्यूमेरिकल पर कौन से लगाने इक्वेशन। इस मसले को हम यही खत्म करते हैं। वो कैसे यूज करेंगे? अपना A2 मेथड। वो क्या कि बेसिकली ना इन इक्वेशन में हम यूज करते हैं 5 क्वांटिटी को। वो कौन सी? नंबर 1 पे होती है फाइनल वेलोसिटी, फिर होती है सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड पे होगी एक्सेलरेशन, फोर्थ पे होगी हमारे पास टाइम, और 5 पे हमारे पास होगा डिस्टेंस होगा। अगर आपके पास किसी न्यूमेरिकल में चारों की बात होगी है लेकिन डिस्टेंस की बात नहीं हुई, तो हम अप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे? जो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन है। अगर आपके पास किसी न्यूमेरिकल में वो फाइनल वेलोसिटी की बात ही नहीं करता, ना वो गिवन डाटा में करता है ना टू फाइंड में करता है, इस केस में जो हमारे पास अप्लाई करेंगे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास न्यूमेरिकल में टाइम की बात ही नहीं करता, ना गिवन में ना टू फाइंड में, इस केस में हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्लियर है? अब उसका एक शॉर्टकट आता है, वो क्या? S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइड बाई 2 इंटू T। इसका बड़ा फायदा है। वो क्या? वैसे क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल आएगा, आपको उसके लिए सोल्व करने के लिए पहले अलग से फाइंड करना पड़ेगा, एक्सटेंशन को टाइम लगाना पड़ेगा, फिर हम अप्लाई करेंगे कोई मोशन। लेकिन जो शॉर्टकट है ना S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइड बाई 2 इंटू T, इसके लिए हमें A फाइंड की जरूरत ही नहीं है, हम उसके बगैर ही फाइंड करेंगे डिस्टेंस को। क्लियर है? और जो शॉर्टकट है फाइंड करने का एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब हम इसको अप्लाई करते हैं। हमने पढ़ी इक्वेशन, जैसे कि एमसीक्यूज है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अचीव वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन दिस इंटरवल विल बी। बात ये करता है एक बॉडी है तो स्टार्ट किससे किया? रेस्ट से किया, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और उस बॉडी ने अचीव कर लिया वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड। ये क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी है। राइट है? टाइम कितना? 5 सेकेंड है। हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अप्लाई करेंगे फार्मूला S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइड बाई 2 इंटू T। VI में कितनी है? 0 है, और हमारे पास VF कितनी है? 24 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 5। अब 2 24 को 12 पे डिवाइड कर देगा। 12 मल्टी 5 इज इक्वल टू 60 मीटर। इस
बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड होगा। हमने सिंपली अप्लाई किया होगा और निकाल लिया। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आ कार इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी एंड सडनली इट्स वेलोसिटी स्टार्ट टू डिक्रीज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन दिस इंटरवल विल बी। कहता है क्या है, एक कार है, उसने भी मूवमेंट स्टार्ट की है, उसकी वेलोसिटी थी वी वो 25 थी और सडनली उसकी अब वेलोसिटी डिक्रीज करने लग पड़ी है। किस रेट से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है एक्सीलरेशन की। वो कैसे? इसका देखो ना यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वैल्यू किसकी बनेगी? एक्सीलरेशन की बनेगी। राइट है। और टाइम कितना? 4 सेकेंड है। हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस को करना है। राइट है। अब हम यहाँ पर कौन सी अप्लाई करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे फाइंड करेंगे? देखें, हमें गिवन है, यही गिवन है जी 25 है, हमें ए गिवन है जी 4 है, हमें टाइम गिवन है जी 4 सेकंड है, हमें पूछा डिस्टेंस के बारे में जी पूछा गया। क्या चीज़ नहीं पूछी गई? फाइनल वेलोसिटी, उसकी बात नहीं हुई है। तो वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें अगर बात ना हो फाइनल वेलोसिटी की तो अप्लाई करते हैं? वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है ना। तो क्या पनेगी? एस इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। वे कितनी? 25 है, टी कितने? 4 है, प्लस 1/2 ए की वैल्यू क्या है? 4। पॉजिटिव का नेगेटिव का, तो आंसर आएगा नेगेटिव का। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास इस टाइम वेलोसिटी डिक्रीज की है, ए नेगेटिव होगा। और बच्चे ये तो गलती करते हैं, वो देखते ही नहीं है, बस 4 मिल गया, लगा दिया 4 को, आंसर गलत आ जाएगा। और पता है मज़े की बात क्या है? आपके ऑप्शन में वो गलत वाला आंसर मौजूद होगा, क्योंकि जानता है एग्जामिनर बच्चे ने गलती करनी है, इसको फंसाओ यहाँ पर। लेकिन जब तक मेरे सांस है ना, मैं आपको हर इंस्टेंट बताऊँगा बच्चे गलती करते हैं, अपने घटा दे नंबर, आपने गलतियाँ नहीं करनी, बचना है। तो करना क्या? वहाँ पर डिक्रीज की वेलोसिटी ए नेगेटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव आएगी। क्लियर है। ये बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। 25 × 4 इज इक्वल टू 100। नेगेटिव 1/2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 का सर क्या होता है? 16 होता है। अब 2 4 को 2 पर डिवाइड कर देगा, 16/2 इज इक्वल टू 32। क्लियर है। अब हम 100 से माइनस कर देंगे 32, ये आ जाएगा हमारे पास 68 मीटर्स का आंसर होगा। और जो आपके ऑप्शन होंगे वहाँ पास मौजूद होगा एक और, वो होगा 132 का आंसर होगा, मौजूद होगा वहाँ पर। क्योंकि बच्चे करेंगे, नेगेटिव करेंगे, इसे पॉजिटिव कर देंगे, ऐड कर देंगे, आंसर गलत निकाल देंगे। लेकिन आपने देखना है स्टेटमेंट में बात कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। तो हम फिजिक्स में किस बॉडी कहते हैं कि फ्रीली फॉल कर रही है? तो जब भी एक बॉडी, आपने फॉर एग्जाम्पल ले लें, आप एक बिल्डिंग पर हैं, जो एक लंबी सी बिल्डिंग है, उसकी छत से आप फेंकते हैं एक बॉल को, अब बॉल जाती है डाउनवर्ड नीचे जाती है। तो इस केस में बॉल आना जा रही है, हम कहेंगे ना बॉल पर लग रही एयर फ्रिक्शन, ना बॉल पर लग रही एयर रेजिस्टेंस, ना बॉल पर लग रही ड्रैग फोर्स। बॉल सिर्फ और सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड जा रही है। तो इस केस में बॉल करेगी फ्री फॉल, मतलब हर वो बॉडी जो ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हम उसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इस केस में उसका एक हो जाएगा जी के, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए ना हम इसको इस्तेमाल करेंगे 10 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद वो कौन सी कंडीशन है, मतलब हम किस किस बॉडी कहेंगे कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है? नंबर 1 पे क्या होगा? इफ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। अब खड़े ग्राउंड पर, आपने वहाँ से बॉल पकड़ी ग्राउंड से, उससे फेंका अपवर्ड, तो इस केस में भी हमारे पास क्या होगी? जो बॉल करेगी फ्रीली फॉल करेगी। अब केस 2 के हमारे पास इफ बॉडी इज रिलीज ड्रॉप डाउनवर्ड। आप एक लंबी बिल्डिंग छत पे खड़े हैं, वहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप किया, इस केस में भी बॉल जो होगी वो फ्रीली फॉल करेगी। राइट है। उसके बाद केस नंबर 3 है इफ बॉडी इज थ्रोन थ्रू एन एंगल थीटा। फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइम ग्राउंड पे खड़े हैं, आपने ग्राउंड से ना एक एंगल पर बॉल को इस तरह फेंका है, ऊपर को फेंका है, इस केस में भी जो बॉल होगी वो फ्रीली फॉल करेगी। और ये हमारे पास कौन सा केस है? ये इस टाइम हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन केस है। राइट है। उसके बाद केस नंबर 4 है अगर इफ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर क्या है कि आप एक जो बिल्डिंग है छत पे खड़े हैं उसकी, वहाँ से अगर बॉल को फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली, इस केस में भी हमारे पास जो बॉल है वो करेगी फ्रीली फॉल। इन 4 केस के अलावा बाकी कोई भी केस हो वो हमारे पास फ्रीली फॉल का नहीं है। क्लियर है। अब जब बॉडी हमारे पास होगी फ्रीली फॉल करेगी, इस केस में जो हमारे पास होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या बन जाएंगी? वहाँ पर सिंपली करेंगे हम जो ए है उसको कन्वर्ट कर देंगे जी से, क्योंकि फ्रीली फॉल में ए इज इक्वल टू जी होता है। क्लियर है। अब जो हमारे बनेगी फर्स्ट इक्वेशन वो क्या बनेगी? वे इज इक्वल टू वे प्लस जी टी, ना कि ए टी। जो हमारे पास सेकंड वो क्या बनेगी? एस इज इक्वल टू वे टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, ना कि ए टी का स्क्वायर। थर्ड क्या बन जाएगी? 2GS, ना कि 2AS। क्लियर है। वे का स्क्वायर माइनस वे का स्क्वायर। चलो अब एमसीक्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े बिल्डिंग की छत पर,
वहाँ से आप ड्रॉप करते हैं बॉल को जो नीचे आने में ग्राउंड तक टाइम लगता है 10 सेकेंड का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट को, जिसको हम कहाँ से निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। s इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। जब हम बॉल को ड्रॉप करेंगे, इस केस में जो बॉल की होगी इनिशियल वेलोसिटी वी वो 0 होगी, और 0 थी ना जब हम ड्रॉप करते हैं, वे 0 थी हमारे पास, नीचे आते थे उसकी इंक्रीज करेगी वेलोसिटी, और उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम होगी, जबकि वे 0 होती है जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, रिलीज करते हैं हाईएस्ट पॉइंट से, राइट है। इस केस में वे 0 हो जाएगी तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर। ये शॉर्टकट है फाइंड करने का। जो बिल्डिंग होगी उसकी हाइट कह लें आप, या फिर जो बॉल ने डाउन तक आने तक कवर का डिस्टेंस वो फाइंड करना हो, आपको जो मर्जी पूछे, दोनों सेम बात है, राइट है। 1/2 जी कितना 10 है, टाइम कितना 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 10 को डिवाइड कर देगा 5 पे, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 मीटर। ये क्या था हमारे पास, बिल्डिंग की हाइट कह लें, ये वो थी हमारे पास, क्लियर है। मतलब अगर आपको टाइम गिवन हो, दिया हो उसने, आपने अगर हाइट फाइंड करनी हो, तो शॉर्टकट क्या है इसका, h इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर। h कह लें, s कह लें, सेम चीज़ है, दोनों मीटर में है ना, सेम चीज़ है, क्लियर है। ये फाइंड करने तरीका है। अब उसके बाद नेक्स्ट दोबारा वही केस है, अब आपने बॉल को दोबारा ड्रॉप किया है, आपको इस टाइम से दी हाइट दी है, हाइट कितनी है 500 है, वो कहता है बॉल को ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगेगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या है, t इज इक्वल टू √2h/d। ये शॉर्टकट है टाइम फाइंड करने का। ये हमने कहाँ से निकाला, ऊपर फार्मूला से निकाला, जो है ना बस ये फार्मूला ये ला। कैसे निकाला इसको, ये देखो, ये कहता है h इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर। ये 2 है, ऊपर का मल्टीपल हो जाएगा, s से 2h हो जाएगा और g नीचे आ जाएगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h और g आ जाएगा, राइट है। अब t से खत्म करने के लिए स्क्वायर को हम लेंगे दोनों साइड पर अंडर, और ये बन जाएगा t इज इक्वल टू √2h और g। हमने इसके शॉर्टकट को ऐसे फाइंड किया, क्लियर है। अब हमारे पास 2 और हाइट कितनी है 500 है, पुट कर देंगे, g कितनी है 10 है, पुट कर देंगे, 10 500 की जगह कैंसिल कर देगा, तो बन जाएगा हमारे पास √50 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा √100 आ जाएगा। अब जो होता है √100 होता है वो किस इक्वल होता है, वो 10 सेकंड के इक्वल होता है। हमारा टाइम कितना आ गया, 10 सेकंड आ गया। कैसे फाइंड किया हमने, इस शॉर्टकट से फाइंड किया, क्लियर है। तो हमने क्या सीखा कि जब भी हम बॉल को ड्रॉप करेंगे, इस केस में बॉल की जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वो 0 होगी, और फाइंड करने का हाइट का फार्मूला वो क्या होगा, h इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर, और फाइंड करने का टाइम का शॉर्टकट वो क्या होगा, t इज इक्वल टू √2h/g होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट एक और केस है, इस केस में आपने बॉल को हाइट से ड्रॉप नहीं करना बल्कि ग्राउंड से थ्रो करेंगे अपवर्ड। अब हम देखते हैं अगर आप ऐसे थ्रो करेंगे तो इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे हाइट को, हम कैसे फाइंड करेंगे टाइम को, ये देखते हैं। तो इस केस में अगर देखें तो आपने बॉल को फेंका अपवर्ड, क्या उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल थी वो 0 थी, नहीं थी, आपने प्रोवाइड की थी, इस टाइम उसकी यही मैक्सिमम थी, जबकि उसकी vf 0 होगी जब जाएगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, राइट है। यहाँ जो फाइंड करने का तरीका है हाइट को वो क्या है, h इज इक्वल टू वी का स्क्वायर ओवर 2g, और जो फाइंड करने का तरीका है टाइम को वो क्या है, t इज इक्वल टू vi ओवर g। ये टाइम किस चीज़ का, जब बॉडी ग्राउंड से गई थी मैक्सिमम हाइट तक, वहाँ फाइंड करने का तरीका है। अगर आपको कह दे कि आपने जो टाइम फाइंड करना है वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट दोबारा ग्राउंड तक उसी पॉइंट तक आने का हो, तो हमें करेंगे सिंपली उस टाइम को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। वो टाइम क्या है, t इज इक्वल टू वी ओवर g है, और हमें निकालना है वापस पॉइंट आने तक का, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, t इज इक्वल टू इंटू वी ओवर g आ जाएगा, क्लियर है। ये शॉर्टकट हमारे पास है। अब फाइनल में आपका एमसीक्यूज आ गया, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड करना है आपने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम फाइंड करना है नंबर 1। नंबर 2 पर फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी जो बॉडी ने अचीव किया या बॉल ने अचीव किया है, और नंबर 3 पर जो पूछ रहा हमसे वो क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू अटेन एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट अपने बॉडी को टाइम कितना लगा हमने ये फाइंड करना है, क्लियर है। हाइट का फार्मूला क्या था, वी का स्क्वायर ओवर 2g, वे कितने 100 है, 2g कितना 10 है, और ये बन जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 100 ओवर 2 इंटू 10 आ जाएगा। अब 10 जो हमारा 100 है उसकी 0 कैंसिल कर देगा, अब 2 10 को 5 पर डिवाइड कर देगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास हाइट 500 मीटर आ जाएगी, हाइट राइट है इतनी आ जाएगी 500 मीटर। और उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड कैसे करेंगे टाइम को, फार्मूला क्या टाइम का, टाइम इज इक्वल टू 100/10 है, मतलब फार्मूला का टाइम का वो था ना v ओवर g था,
टाइम का शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट टाइम का, t इज इक्वल टू वी ओवर जी। वी कितनी हमारे पास है 100 है, जी कितनी हमारे पास है 10 है, तो क्या बन जाएगा 110। इसका आंसर क्या आएगा 10 सेकंड आएगा। बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगा कितना लगा 10 सेकंड का लगा। क्लियर है। अब वो आपसे पूछता है कि बॉडी को वापस उसी पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। क्लियर है। ये तरीका था फाइंड करने का। अब बात आती है आपने याद कर लिया शॉर्टकट जो मैं बताया आपको, जब अपने बॉल को थ्रोन करेंगे अपवर्ड, लेकिन अगर वो शॉर्टकट भूल जाए तो हम तो कैसे फाइंड करते हैं। जो हमने फाइंड किया शॉर्टकट हाइट का, वो क्या था हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। वो कैसे, वो क्या 2 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। अब ए क्या होगा इस केस में जी हो जाएगी, ये 2 नेगेटिव जी एच हो जाएगा क्योंकि बॉल अपवर्ड गई है ना, जी नेगेटिव होता है इस केस में, और वी क्या 0 है। मैंने आपको बताया जब हम बॉल को थ्रोन करेंगे अपवर्ड, वी 0 नहीं है बल्कि हाईएस्ट पॉइंट पर वी 0 होगी। क्लियर है। वी क्या 0 हो जाएगी, इसका हो जाएगा माइनस वी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बन जाएगा नेगेटिव 2gh इज इक्वल टू नेगेटिव एक स्क्वायर बन जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, ये बन जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू वे का स्क्वायर ओवर 2g बन जाएगा। हमने हाइट के शॉर्टकट को थर्ड इक्वेशन से ऐसे फाइंड किया था। क्लियर है। अब उसके वजह से है कि हम जो टाइम का शॉर्टकट है उसे कैसे फाइंड करते हैं, तो उसे हम फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर क्या होगा, वी एफ 0 हो जाएगा और ए इज इक्वल टू नेगेटिव जी होगा। क्लियर है। ये बन जाएगा हमारे पास वी आई इंटू वी आई नेगेटिव जी टी बन जाएगा। राइट है। अब इस केस में जो जी टी नेगेटिव क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन के जाएगा साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वी इज इक्वल टू जी टी, टाइम इज इक्वल टू वी आई ओवर जी बन जाएगा। हमने ऐसे फाइंड किया था टाइम का शॉर्टकट। क्लियर है। किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। अब आपको याद है शॉर्टकट, ठीक है, नहीं भी याद तो आपको आती है ना इक्वेशन, वहाँ से निकालेंगे शॉर्टकट। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ ये वाली कि ना आपको आनी चाहिए प्रोसेस शॉर्टकट निकालने का। इक्वेशन से न्यूमेरिकल कम ही होंगे, इतने शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। आपको आती है मेन इक्वेशन, उससे निकालने का बताओ आपको प्रोसेस। आपको उस टाइम जब न्यूमेरिकल लाया हुआ है तो याद है शॉर्टकट तो ठीक है, नहीं है तो लगाएं मेन फार्मूला, उससे निकालें, सिंपल सा काम है, हो जाएगा। ये काम आसान होता है, सिंपल होता है। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको एक एमसीक्यू से या दोबारा हमने बॉल को ड्रॉप किया है हाईएस्ट पॉइंट से, बिल्डिंग से ड्रॉप किया है, टाइम कितना लगा 3 लगा। वो कहता है फाइंड करें बॉल को ग्राउंड तक आने का जो डिस्टेंस था वो कितना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला क्या है, जब ड्रॉप करते हैं हाइट फाइंड करने का, डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। जी क्या है 10 है, टाइम क्या है 3 है, ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 10 इंटू 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और 2 10 को 5 में डिवाइड कर देगा तो और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 इंटू 5 क्या बन जाएगा 95, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 मीटर। ये हमारे पास जो बॉल है उसके डाउनवर्ड मोमेंट की जो है डिस्टेंस वो होगा। क्लियर है। अब उसके बाद अगर वो आपसे पूछे कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इन 30 सेकेंड ओनली, कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल। करना क्या है, जो फाइंड करना है सेकंड में हम सिंपली करेंगे 48 को डिवाइड कर देंगे 3 पर, आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि देखें ना जब हम बॉल को हाईएस्ट पॉइंट ड्रॉप किया था उसकी उस टाइम वेलोसिटी 0 थी, जब वो नीचे उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज की थी, इंक्रीज की थी। हमारे पास उसकी वेलोसिटी थी फर्स्ट सेकंड पर वो कम थी, जबकि उसकी वेलोसिटी थी थर्ड सेकंड पर वो ज़्यादा थी। तो इस केस में जब अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो उसका डिस्टेंस को चेंज करेगा ना। अगर थर्ड पर ज़्यादा वेलोसिटी तो थर्ड ने डिस्टेंस भी कवर ज़्यादा किया होगा, है ना। क्या फार्मूला क्या होगा, वो शॉर्टकट है किसी भी सेकंड पर डिस्टेंस को फाइंड करने का। वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू 2n-1 इंटू g/2। ठीक है। यहाँ पर n क्या नंबर ऑफ सेकंड है, आप जिसपे फाइंड करना है। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड पर बॉडी कितना कवर कर डिस्टेंस हमें देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1 g/2। ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू 5, जी 10 था ना, और 2 ने 10 को डिवाइड कर दिया 5 पे, ये आ जाएगा। अब 2 - 1 इज इक्वल टू 1 × 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। फर्स्ट सेकंड पर जो बॉडी ने कवर किया डिस्टेंस वो क्या है 5 मीटर है। अब नेक्स्ट है सेकंड नंबर 2 पर कितना कवर किया डिस्टेंस बॉडी, तो ये बन जाएगा 2 × 2 - 1 g/2। ये हो जाएगा 4 - 1 इंटू 5 हो जाएगा, 4 - 1 देखो 3 होता है, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। बॉडी ने सेकंड नंबर 2 पर जो कवर किया वो कितना 15 है। अब उसके बाद सेकंड नंबर 3, इसका क्या फार्मूला, इसका क्या बनेगा फार्मूला, 2 इंटू n क्या हमारे पास 3 है, राइट है, -1 इंटू g/2। 3 × 2 / 6 हो जाएगा, 6 - 1 इंटू 5 आ जाएगा, और 6 - 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मीटर। बॉडी ने जो कवर किया
थर्ड सेकंड नंबर 3 पर डिस्टेंस वो क्या है 25 है। देखा ना हमारे पास सेकंड नंबर 3 पर वेलोसिटी ज़्यादा थी तो उसके उसका डिस्टेंस ज़्यादा था। अब आपको बताओ एक मज़े की बात, वो क्या, अगर आप इन तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो यहाँ के पास दोबारा वही आ जाएगा जो डिस्टेंस हमारे पास टोटल था। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये कितने 45 है और उसको ऐड करते क्या बन जाएगा 5 + 15 = 20 + 25 = 45। क्लियर है ना, दोनों सेम ही होंगे। अब उसके बाद एक 5 रुपये का एमसीक्यू है लास्ट, हम वो करते हैं। एमसीक्यू क्या है, ईटा का एमसीक्यू है 2023 का। क्या एमसीक्यू से पूछता है, नेगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एयर डिस्टेंस, हाउ डज लॉन्ग अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 120 मीटर हाई बिल्डिंग टेक टू द लैंड, टेक G = 10। बात करता क्या है, आपने एक बिल्डिंग है उसकी हाइट 125 है, वहाँ से बॉल को ड्रॉप किया है तो बॉल को नीचे ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग टाइम कितना लगेगा ये फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होगा, हम ड्रॉप करते हैं, फार्मूला क्या शॉर्ट है इसका T = √2h/g। जब भी आप बॉल को ड्रॉप करते हैं टाइम फाइंड करने का शॉर्टकट क्या था, T = √2h/g। h कितने हैं 1 to 5 है, राइट है। अब 2 × 125 क्या बन जाएगा 250 बन जाएगा, ओवर 10 बन जाएगा। अब 10 25 को 0 कैंसिल कर देगा और √25 क्या होता है 5 सेकंड होता है। इसका आंसर क्या बनेगा 5 सेकंड बनेगा। हमने निकाला कैसे, शॉर्टकट से निकाला। क्लियर है, ये इसका आंसर था। यहाँ हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपली यहाँ पर हमें देखे शॉर्टकट होते हैं जो फाइंड करने के टाइम के थे और जो थे हमारे पास हाइट के थे। किसके, जब हमारे पास बॉडी है ड्रॉप कर डाउनवर्ड, इस केस में यही क्या था 0 था। फाइंड करने का क्या था हाइट का h = 1/2 GT² और टाइम क्या था T = √2h/g। ये हमें निकाला किससे, सेकंड इक्वेशन से। और जब बॉडी में थ्रोन किया अपवर्ड, इस केस में हमारे पास जो थी वी वो तो जरूरत नहीं थी लेकिन बॉडी की वी 0 होगी। और यहाँ पर जो बनेगा फाइंड करने का हाइट का वो क्या है h = v²/gt और जो होगा टाइम का वो क्या है T = v/g। ये फॉर्मूला होगा हाइट फाइंड करने का, टाइम फाइंड करने का। क्लियर है, तो फिर कैसा लगा आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा वीटी ग्राफ को, लॉज ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी को। ये हमारे पास थिएटर फोर्स मोशन का लेक्चर नंबर 3 था। इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 4 आएगा और आपका थिएटर मुकम्मल हो जाएगा। क्लियर है, अगर आपको इस लेक्चर से बेनिफिट पहुंचा है इसे अपने क्लासमेट को मस्ट शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं लेक्चर कैसा लगा। और जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।